नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल। बात करेंगे एमएसपी पर जो घमासान चल रहा है। दरअसल एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे किसानों का विरोध जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। चंडीगढ़ में कल हुई बैठक में सरकार ने किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर किसानों ने कोई विरोध नहीं किया और जवाब देने के लिए 2 दिनों का वक्त मांगा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना, एंजल वन के डीवीपी प्रथमेश माल्या, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। लेकिन इससे पहले हम शो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। तो आपने सुना पीयूष गोयल को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन असीम मनचंदा मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं इस मामले से जुड़ी हुई अब तक की पूरी अपडेट और उसके बाद इसके मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बताइए असीम, कल चौथे राउंड की मीटिंग हुई, उसके बाद 2 दिन का समय क्या अब तक हुआ है और क्या एक्सपेक्ट करें अब? देखिए, किसान एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के पिछले 6 दिनों से आंदोलन पर है। सरकार के साथ उनकी बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। अब तक 4 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। कल देर शाम को चौथे दौर की बातचीत हुई, तो वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव निकल करके आया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम 4 जो क्रॉप्स है उनके एमएसपी पर खरीदारी करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि किसान क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करे और ये क्रॉप उगाए, जिसमें कि दालें हैं, कपास है और मक्का है। अगर किसान ये फसलें उगाते हैं तो हम इसकी खरीदारी एमएसपी के ऊपर करेंगे और कोई भी लिमिट नहीं होगी। जितनी भी फसलें उगाएंगे 5 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम ये नैफेड और एनसीसीएफ सारी ये फसलें उसकी खरीदारी करेंगे। तो किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखा। किसानों ने कहा कि हम इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, अपने बीच एक बैठक करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला देंगे। तो किसानों ने 2 दिन का वक्त लिया है और अपने आंदोलन को भी 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। तो एक पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स निकल करके आ रहा है कि जिस तरह से बैठकें हो रही है किसानों और सरकार के बीच में, तो लगता है कि किसान भी सरकार के इस प्रस्ताव के ऊपर किसी तरह का पॉजिटिव रुख अपनाएंगे और किसानों की हड़ताल जो आंदोलन है वो जल्दी खत्म होगा। ओके, तो 2 दिन तक के लिए तो आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन 2 दिन, हालांकि अब तक जो डेवलपमेंट हुई है वो सकारात्मक रही है। जो बातचीत हुई है इनफैक्ट कल, वो इम्पोर्टेंट रही है। अब इसका फाइनल एक ऑफिशियल आउटकम अवेटेड है ऑल्दो, लेकिन फिलहाल किसान थोड़े से संतुष्ट तो दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन विजय सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसके मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी, जो चौथे दौर की बातचीत अब तक हुई है वो पॉजिटिव रही है। सरकार ने फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने को तैयार है। साफ साफ यहाँ पर आपने पीयूष गोयल को भी सुना, उन्होंने कहा है कि अगर किसान मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल या मक्का उगाएंगे तो इन पर सरकारी संस्थाएं एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। निगरानी के लिए एक पोर्टल की भी बात की गई है। तो सबसे पहले तो ये कि जो ये फॉर्मूला रखा है किसानों के सामने सरकार ने, कितना कारगर दिख रहा है, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? आपको और सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है, सरकार ने जो प्रपोजल दिया है ये बहुत ही लॉजिकल था और पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, तब भी यही बात बार बार हम लोग ये कहते रहे थे कि किसानों को लॉजिकली सोचना चाहिए। इस बार जो सरकार ने प्रपोजल दिया है वो बहुत स्पेसिफिक है। कारण बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले समझना होगा कि एमएसपी जब भी दिया जाता है ये शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है। एमएसपी कभी भी सरप्लस इकोनॉमी का फॉर्मूला नहीं होता है। ये कॉमन सेंस की अप्रोच हमारे कुछ किसान नेताओं को बहुत लेट समझ में आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि जिन 5 फसलों का प्रस्ताव दिया गया है, ये पांचों इस समय देश की जरूरत है। आने वाले दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से पल्सेस के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितनी पल्सेस की रिक्वायरमेंट है हम उतना कर नहीं पा रहे, तो भारत सरकार को प्रोत्साहन देना है। और जो प्रपोजल भारत सरकार ने पंजाब या बाकी जो किसानों को दिया है ये बहुत ही लॉजिकल है।
इसी तरह से मक्का भी हमारे यहाँ पे जैसे जैसे पोल्ट्री उद्योग में बढ़ोतरी हो रही है, मक्का का इथेनॉल प्रोडक्शन की बात चल रही है, मक्के पे जो बाकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए आने वाले दिनों में मक्के की खपत बढ़ने वाली है, इसलिए ये प्रस्ताव भी लॉजिकल है, सही है। कॉटन के साथ भी यही है, इंडस्ट्रियल क्रॉप है हमारे यहाँ पे। जितना हम कॉटन प्रोडक्शन करेंगे उतना, पहले पंजाब के इलाके में कॉटन काफी हुआ करता था, लेकिन फिर ये व्हीट राइस के चक्कर में वो इंपॉर्टेंट क्रॉप खत्म हो गई। तो मक्का और कॉटन पुरानी क्रॉप्स हैं पंजाब की, इनको दोबारा अगर किसान लगाता है तो वहां की जो वाटर टेबल नीचे जा रही है उनके लिए भी अच्छा है, और लोकल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लॉजिकल प्रस्ताव है। 2 साल पहले भी किसानों के सामने ये बात रखी गई थी, इस बार फिर रखी गई है। इस बार लगता है कि समझदार किसान नेता हैं। हाँ, अभी एक घर गए हैं वापस पूछने, फिर अगर इनको कोई भड़काएगा, कोई उल्टी सीधी सलाह देगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर किसान फिर व्यापारियों के और दलालों के चक्कर में आ गए, तो फिर ये उल्टी सीधी बात करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही लॉजिकल, जस्टिफाइबल, राष्ट्र हित में, किसान हित में, पंजाब के हित में, जिस तरह से वहां की वाटर टेबल कम हो रही है, जमीन खराब हो रही है, किसानों का भविष्य खतरे में है, इन सब को देखते हुए एक बहुत ही लॉजिकल, जस्टिफाइड प्रपोजल भारत सरकार की तरफ से गया है। अच्छा विजय जी, एक चीज और, क्योंकि आपने अभी कहा कि फिलहाल समझदार किसान नेता इसे लीड कर रहे हैं, कोई ना भड़काए तो ये सही डिसीजन है। तो एक चीज पूछना चाहेंगे, अगर आप इस पूरे आंदोलन को देखेंगे तो पंजाब हरियाणा के किसान मेजरली इसे लीड कर रहे हैं, और अगर हम जिन फसलों को लेकर या फिर जो डिमांड्स रखी गई किसानों की तरफ से, वो मेजरली जो रिसेंटली हमारी बातचीत हुई कुछ और एक्सपर्ट्स, उनका मानना ये था 15% के आसपास ही किसान इसके दायरे में आते हैं, बाकी तो आते भी नहीं हैं। तो एक्चुअल में अगर जो प्रपोजल सरकार ने रखा है अगर यही मान्य होता है तो कितने किसानों को एक्चुअल टर्म्स में बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा? देखिए, बात बहुत सिंपल है। बात 15% की या कहीं पे 6% की अलग अलग कैलकुलेशंस आ रही हैं। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि जब सरकार परचेज करती है, क्योंकि सरकार को अपने पीडीएस सिस्टम के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए फसलें खरीदनी है। मुद्दा यह है कि सरकार फिर किस रेट पे खरीदेगी। तो सरकार ने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एक पैमाना लिया है जिसको आप एमएसपी बोलते हैं, कि सरकार एमएसपी डिक्लेयर करेगी और जो फसलें सरकार को अपने फूड सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो उस रेट पे खरीदेगी। इनमें से कोई भी फसल सरकार खरीद सकती है, जितनी जरूरत है उतनी खरीदेगी। ये लॉजिक होता है एमएसपी और पीडीएस सिस्टम का। अब रही बात कि जब डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो प्रपोजल केंद्र सरकार ने दिया है, अगर पूरा पंजाब अगर इसको एक्सेप्ट करता है और व्हीट राइस से हट जाता है, और मान लीजिए कि पूरा का पूरा पंजाब का हर किसान ये फसल लगाने लगता है, पांचों में से कोई भी, तो सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन ये है कि व्हीट राइस पे सरकार नहीं चाहती कि हम एमएसपी का सपोर्ट दें। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे पंजाब का नुकसान है। जिस तरह से पंजाब में वाटर टेबल नीचे जा रही है व्हीट और राइस के कारण, वहां की जमीन खराब हो रही है, ये पंजाब के अपने ही हित के खिलाफ है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत समझदारी से ये प्रपोजल दिया है, और जो भी डाइवर्सिफाई करेगा सबको 5 साल तक की गारंटी का प्रावधान है। मुझे लगता है कि सभी किसानों को इसके बारे में समझना चाहिए। एक तो उनका इनकम सिक्योरिटी की बात है, दूसरा उनकी अपनी जमीन की सिक्योरिटी, क्योंकि जमीन की हालत बहुत खराब है पंजाब में, तो इस बात को भी समझना चाहिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार को जैसे ही किसानों की तरफ से ये समझौता एक्सेप्ट होता है, उसके अलावा जो फॉलो अप एक्शन है, मुझे लगता है सरकार को तुरंत उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ओके अच्छा विजय जी, जैसे आपने खुद कहा जो ग्राउंड वाटर को लेकर कंसर्न्स हैं वो पास्ट में भी उठे हैं,
और इनफैक्ट अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स भी देखें तो पीयूष गोयल जी ने भी साफ ये कहा है, ये इंडिकेशन दिया है कि मेज के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना है, और बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जिनको लेकर स्कैरसिटी इंडिया में है, जिस पर हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल बातचीत करें तो इंडिया एग्रो सेक्टर में और क्या रिफॉर्म्स या पॉलिसीज या स्टेप्स लेने की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले जो रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है वो है जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें। कारण बहुत सिंपल है, आज आप और हम एज ए कंज्यूमर एमएसपी से काफी ऊपर फसल के दाम देते हैं जब हम कोई भी फसल खरीदते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, बाकी कोई प्रोडक्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान का हक नहीं पहुंचता है। किसान, अगर मैं 50 रुपए सब्जी के दिल्ली में देता हूं तो किसान तक मेरे ख्याल से 5 से 10 रुपए पहुंचता है। तो ये जो किसान की अपनी मेहनत की कमाई जो बीच में लोग रख लेते हैं, इसको किसानों तक पहुंचाना जरूरी है। और मेरा सुझाव है आपके माध्यम से भारत सरकार को, और उम्मीद है कि सरकार इस पे गंभीरता से सोचेगी, कि जितनी भी भारत में एपीएमसी मंडियां हैं उनमें आधी दुकानें किसान संस्थाओं को दी जाएं, चाहे वो किसान की कोऑपरेटिव्स हो या किसान के एफपीओज हो या किसान यूनियन हो, ताकि किसान अपना जो मेहनत का उत्पाद है वो खुद बेचे, और जब वहां पे मंडी में आके किसान से लोग खरीदेंगे उन्हीं की दुकान से, तो सीधा पैसा किसान के हाथ में जाएगा। अभी जो मंडी में सामान बिकता है उसका पूरा जो हिस्सा है वो किसान तक नहीं जाता है। यही एक सबसे बड़ी कारण है किसान की गरीबी का। तो जब तक हम किसान को बाजार से नहीं जोड़ेंगे, जितने आप मिडलमैन बीच में रखेंगे, कोई भी मिडलमैन चैरिटी नहीं करता है, कोई भी मिडलमैन फ्री में काम नहीं करेगा। वो कोई एनजीओज नहीं है जो किसान को कमा कमा के लाती रहेंगी। कंज्यूमर और किसान जितना पास आएगा उतना किसान का भला होगा, उतना किसान का फायदा होगा। अब इस पे राज्य सरकारों के लिए बहुत आसान है ये करना, क्योंकि एपीएमसी राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है। किसानों के लिए राज्य सरकारों को एक सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है कि एपीएमसी में जितनी दुकानें हैं उतनी ही हम दुकानें और बना के किसानों को देंगे। उनके लिए जो वहां पे वेयरहाउसिंग की जरूरत है, प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, वेइंग स्केल की जरूरत है, क्वालिटी कंट्रोल लैब की जरूरत है, राज्य सरकारों को वो बना के देनी चाहिए। और भारत सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार रखा हुआ है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र सरकार की मदद से किसानों के हित में ये सुधार कर सकती हैं। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकारें आने वाले दिनों में किसानों की भलाई के लिए ये कदम उठाती हैं या नहीं, या राज्य सरकारें भी बिचौलियों के दबाव में और कमीशन एजेंट्स के दबाव में किसानों को बाजार से दूर रखती हैं, और वहां पे जो एक कार्टेल बन गया है राज्य सरकारें उसका प्रोत्साहन देंगी। तो अब ये राज्य सरकारों की सोच पे है, क्योंकि ये राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारें करती हैं या नहीं, अब ये पता लगेगा कि क्या वास्तव में राज्य सरकारें किसानों का भला चाहती हैं या। बिल्कुल। चलिए, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आगे का रोड मैप, लेकिन हाँ, एक प्रपोजल जो गवर्नमेंट ने रखा है, एक वायबल प्रपोजल है जिसमें 5 ईयर प्लान की उन्होंने बात की है, जिसमें की क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट सरकार करेगी बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एमएसपी पर। 2 दिन का वक्त है, 2 दिन पर एक ऑफिशियल कमेंट इस पर आता हुआ सुनेंगे। चलिए, शुक्रिया विजय जी इस पूरी ही स्थिति को समझाने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। जल्द वापस आते हैं। साथ है प्रथमेश माले, एंजल वन के डीवीपी, साथ ही एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। आप पूछते हैं इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, उसके बाद कुछ और स्पेसिफिक कमोडिटीज पर करेंगे बातचीत। प्रथमेश बताइए पहले तो आपकी टॉप कॉल्स। गुड इवनिंग। आज के ट्रेडिंग सेशन में टॉप कॉल्स में कॉपर जो है फरवरी वायदा बाय करना चाहिए 718 पे, 715 का स्टॉप रखना चाहिए, टारगेट 724 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर मार्च वायदा बाय करना चाहिए 71,250 पर, और 70,500 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में टारगेट 72,300 पर। भूपेश, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी? जी नमस्कार मैडम।
क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए। 6,470 का दाम है और आज के दिन के लिए ही कॉल रहेगी ये, और 6,430 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 6,510 और 6,540 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, और एग्री कमोडिटी पैक से कोई ट्रेड लेंगे क्या भूपेश? जी, एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे कोकूड़ खल कपास में एक बिकवाली समझ आती है। 2640 से 50 का जो मार्च वायदा का जोन है वो एक सप्लाई जोन समझ आता है, वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। 2640 के आसपास भी बिकवाली कर सकते हैं और 2670 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 2610 और 2570 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, अच्छा प्रथमेश, आप कैसे देख रहे हैं पूरी एनर्जी पैक को? कच्चे तेल पर तो आप भूपेश ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन अगर हम थोड़ा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो $82 के आसपास अभी सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप नेशनल गैस को देखेंगे तो प्राइसेस काफी हल्के हो चुके हैं। हालांकि ये ऑफिशियली डिमांड सीजन भी नहीं होता नेशनल गैस के लिए, बट ऑलरेडी प्राइसेस क्यों कितने नीचे आ चुके हैं, इन स्तरों से भी नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो क्या रहा है दोनों पर ही, कच्चा तेल और नेशनल गैस? देखिए, नेचुरल गैस ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो लंबे समय तक यहाँ पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। यहाँ से मेरे ख्याल से रिवर्सल पॉसिबल दिखता है इस काउंटर में। मेरे ख्याल से नीचे अगर यहाँ जाता है काउंटर, 130 के आसपास ट्रेड हो रही है काउंटर, ट्रेड पर्सपेक्टिव से पॉसिबल है यहाँ से और 10 से 12 रुपए की नीचे गिरावट, तो यानी नीचे में 118 का टारगेट आप पॉसिबल देख सकते हैं। ऊपर में आपका जो स्टॉप रहेगा ओवरऑल ट्रेड का, वो 136 के लिए रहेगा। आप करंट भाव पे ही सेल कर सकते हैं इसको, और मेरे ख्याल से इसमें गिरावट अभी भी जारी रह सकती है 118। ओके, तो यहाँ से गिरावट जारी रह सकती है नेशनल गैस में भी। एक राय बुलियंस पर भी ले लेते हैं, सोने चांदी पर एक नजर डालते हैं। चांदी पर हालांकि स्ट्रैटेजी दी है, लेकिन भूपेश गोल्ड पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ भी काफी टाइट रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $2030 के आसपास है। हालांकि थोड़ा सा इंचअप हुआ है, वीक हाई पर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है। डॉलर भी थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है, बट कैसे दिख रहे हैं यहाँ से? जी, आज इंटरनेशनल बाजारों में छुट्टी होने के कारण बाजारों में थोड़ी लो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में 61,900 के ऊपर जब तक गोल्ड का दाम ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स में, तब तक इसमें लेवलिंग करके ही व्यापार करना चाहिए। 61,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपसाइड में 62,150 और 62,290 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की, जहां पर 62,000 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 132 रुपए की मजबूती के साथ घरेलू बाजार में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रैटेजीज की। शुक्रिया प्रथमेश और भूपेश, आप दोनों का ही शो में आने के लिए, अपने व्यूज अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।